खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहां बात वज़ीर आज़म के दौरे से हम शुरू करेंगे, वहीं पर आपको बताएंगे कि खुरासान यानी दाइश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और दाइश का अगला हदफ है क्या, बड़ा बयान वो भी सामने आया है। और तालिबान ने डिप्लोमेटिक लाइन को टो करते हुए दुनिया भर के लिए धमकी भी दे दी है। क्या वो धमकी है वो भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग से बड़ी खबर सामने आई है, वो है क्या, तज्जिए के साथ आपके सामने रखने की कोशिश। और उसके बाद बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे, जहां पर तरक्याती मंसूबों को अमल दरामद को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि कई स्कीमों के लिए बजट एलोकेशन तक पूरी नहीं हो पाई है। डिटेल देखने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात को पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। बढ़ते हैं जी आगे। आज बात करते हैं माजी की, यानी तारीख में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है और माजी की याद ताज़ा करेंगे गौहर कुछ। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 31 अक्टूबर, आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है आलमी सतह पर, वो हम आपको बताएंगे। आज के दिन क्या हुआ। 1759 में फ़लस्तीन के शहर सनद में ज़लज़ले से 100 अफराद जाँ बाक हुए हैं। और आज ही के दिन 1875 में हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 1908 में लंदन में चौथे ओलंपिक खेलों का इनेकाद हुआ है। और आज ही के दिन साल 1984 में हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म यानी कि पहली वज़ीर आज़म खातून इंदिरा गांधी का सिख महाफिजों से उनका कत्ल हुआ है। और साल 2015 में आज ही के दिन रूसी तैयारा शुमाली सिनाई में हादसे का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार 224 मुसाफिर जाँ बाक हुए। और साल 2003 में मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर उनका दौरा ख़त्म हुआ था। 22 साल वो इक़्तिदार में रहे और उसके बाद ही उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और साल 1992 में लाइबेरिया में 5 अमरीकी नन के कत्ल का ऐलान किया गया है। और आज ही के दिन 31 अक्टूबर साल 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह राष्ट्रीय एकता दिवस के बतौर मनाने का फैसला हुआ, यानी कि आज भी उनका एकता दिवस वो जो है आज मनाया जा रहा है। ये थी तारीख के हवाले से कुछ वाक़ात जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब प्रोग्राम में खबरों का पिटारा खोलते हुए करते हुए खबरों की शुरुआत। चलिए जी, खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं G20 इजलास का हाल अहवाल, क्योंकि G20 इजलास के हाशिए के दौरान भी कई अहम बातें सामने आई है। और उसके साथ साथ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कल कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्हें भारत आने का दावतनामा भी दिया गया, जिसके रद्द-ए-अमल में पोप की तरफ से यह कहा गया कि वो इस दावतनामे को कबूल करते हैं और बहुत जल्द भारत का सफर करेंगे, जिस दौरान भारत के अंदर वजीर आज़म से भी दोबारा मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वजीर आज़म ने कल और आज भी जो अभी तक इत्तलात आ रही है, कई अहम लीडरों के साथ मुलाकातें की हैं। और उन मुलाकातों के अंदर दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ बगलगीर कल दिखे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। फ्रांस के सदर की तरफ से हिंदी में ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट का जवाब वजीर आज़म ने शुक्रिया के साथ वापस किया। और इसके साथ साथ जब हम वजीर आज़म की टीम की बात करेंगे तो आपको बताते चले कि वजीर आज़म के हमरा रोम के अंदर जहां कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल मौजूद है, वहीं पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर वहां उनके साथ मौजूद है। और साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी हरीश सिंगलास भी वजीर आज़म के साथ है। और जहां एक तरफ से वजीर आज़म मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए थे, वहीं पर वजीर खारजा ने भी
G20 मुल्कों के कई लोगों के साथ यानी कई वज़राए खारिजा के साथ मुलाकातें की हैं और आपसी इश्तराक को आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को G20 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत की है। भारत में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर यानी पीएमओ की तरफ से जारी ट्वीट और बयान में तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं और डिटेल बयान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि साइडलाइंस के तहत रोम के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने कई लीडरों के साथ, आलमी ताकतों के साथ मुलाकात की है, बातचीत की है और कोविड की वजह से आलमी इक्तिसादियत पर जो असरअंदाज मामलात हो रहे हैं वो और इससे निपटने की राहों को तलाश करने और आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तो ये तो थी जनाब G20 इजलास के हवाले से मुख्तसर सी पेशकश, मुस्तफिद सी खबर जो हमने आपके सामने रख दी है। बढ़ते हैं जी आगे। अब G20 इजलास के बाद बात जरा तालिबान की करते हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान इंतहाई अहम है। जहां तालिबान की तरफ से जो बयान सामने आया है, तालिबान का उन्होंने आलमी बरादरी से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की एक बार फिर मांग की है, मुतालबा किया और साथ साथ मुंजमद असासे जो है अमेरिका की जानिब से या दीगर ममालिक की जानिब से जो असासे मुंजमद किए हैं उसकी बहाली की अभी तक जो है दोबारा मांग दोहराई है और साथ ही साथ ये भी कहा जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं ताकि जो अफगानिस्तान के अंदर हालात है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उससे निपटने के लिए जो है असासे उनका इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ मुतालबा न मानने पर उन्होंने संगीन नताइज कहा है कि उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ये तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मुंजमद असासे बहाल नहीं हुए तो अफगानिस्तान के अंदर जो हालात है वो मजीद कशीदा और अबतर हो सकते हैं। तालिबान की तरफ से जारी बयान के अंदर यह साफ कर दिया गया कि मुंजमद असासों को खोल दिया जाए और दुनिया भर की अक़वाम आलम जो है वो तालिबान को तस्लीम करे और अगर इसमें और ज्यादा देरी लगाई गई तो इसके संगीन नताइज न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसके नताइज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये पूरी तफसील जो है और बात जो है वो अपनी ट्विटर पर भी डाल दी है और आलमी रहनुमाओं के नाम दोबारा से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हमदर्दाना गौर किया जाए। जहां एक तरफ से तालिबान अपनी बात रख रहा है वहीं पर खबर अमेरिका के से भी है और अमेरिका से एक दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान की इस अपील के फौरन बाद अमेरिका की तरफ से भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। जी हां, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए तकरीबन 14 करोड़ 40 लाख डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया है। ये कल ही हुआ है। कौमी सलामती कौंसिल जो अमेरिका के हैं उनकी तर्जुमान का मानना है कि अमेरिकी इमदाद 1 करोड़ 84 लाख से जायद मुतासरा अफगान में बराह रास्त तकसीम किया जाएगा। उनका यह भी मानना है कि जो मुतासरा अफराद हैं या हमसाय मुल्कों के अंदर जो रिफ्यूजीज हैं उनकी मदद के लिए भी यह पैसा वागुजार किया जा रहा है, इमदाद की जा रही है और इस काम के लिए जो एनजीओज वहां पर अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं आज़ादाना तौर पर काम करने वाली तंजीमों के जरिए उनकी मदद की जाए। इस इजाफी इमदाद के बाद साल 2021 के दौरान अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 47 करोड़ 40 लाख डॉलर दिए जा चुके हैं, जो किसी मुल्क की जानिब से दी जाने वाली सबसे बड़ी इमदाद है। जनाब, अफगानिस्तान की ये सूरत हाल के बाद जरा फटाफट से आपको एक और बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं और बात जरा दाइश की करते हैं, आईएस की बात करते हैं क्योंकि आईएस का बड़ा बयान सामने आया और बयान पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग से लेकर दुनिया भर के अंदर बड़े अल्फाजों के साथ शाया किया गया क्योंकि दाइश ने अपना एक और हदफ मुकर्रर किया है और हदफ अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर दुनिया की वो ताकतें हैं जहां पर शरिया कानून नाफिज नहीं है। दाइश की तरफ से बयान जारी हुआ है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का ऐलान किया है। उनका मानना है कि शरिया के निफाज में जो भी रुकावटें खड़ी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान की अभी जो मौजूदा हालात है, मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है। ISI
कि यानी कि दाइश की जानिब से ये बयान जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया जाहिर किया गया है। दाइश की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हालात की जिम्मेदार पाकिस्तान है और इसलिए पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में कई खुदकुश हमले भी किए जाएंगे और अब पाकिस्तान को इसका खमियाजा भी भुगतना होगा। एक तरफ से यह कहा गया है और दूसरी तरफ से यह कहा गया कि शरिया कानून की पासदारी और अमलदारी के लिए अफगानिस्तान के अंदर भी राह को हमवार किया जाएगा और तालिबान निजाम जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, इससे अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी और अफगानिस्तान के अंदर तबाही के आसार साफ नुमाया हो गए हैं। यानी आईएस के खुरासान जिसे हम कहते हैं दाइश, उनकी तरफ से यह बयान जो है वो सामने आया। तालिबान के लिए भी धमकी है, पाकिस्तान के लिए भी धमकी और साथ साथ उन मुल्कों के लिए भी धमकी है जहां पर कुरान और शरिया की आवाज नहीं है और उनका मानना है कि यहां उन जगहों पर भी कार्रवाई जो है वो तेज की जाएगी। तो ये बयान आने के बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिका के दिफाई जरायों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्हें बहुत पहले से यह खदशा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर इस तरीके के हालात बनेंगे और अब जो बयान आया है वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल किस कदर बिगड़ सकती है और अगर अभी भी अमरीकी इंतजामिया ने होश के नाखून नहीं लिए तो आने वाले दिनों में अमरीका के लिए भी खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये दिफाई और अस्करी जराया जो अमरीका के हैं उनकी तरफ से तहरीर किया गया है मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर। इस खबर के आने के बाद उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दे दिया और उन्होंने कहा कि इस खबर को बिल्कुल भी इस तरीके से ना लिया जाए कि सिर्फ बयान आया है, बल्कि इसके सियाब व सबाक के अंदर जाने की जरूरत है और हर पहलू को सही तरीके से खंगालने की जरूरत है ताकि इंसानियत का दिफा किया जाए इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से। बात दाइश के बाद अब जरा बात आती है जनाब भारत की और बात करते हैं जनाब, कल हमने आपको एक खबर बताई थी मनरेगा के हवाले से, आज उसी खबर का एक और पहलू आपको बताते हैं। जहां कल हमने बताया था कि मरकजी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चलाए हैं और अब बजट एलोकेशन की बड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन अब की जो खबर आ रही है मनरेगा को लेकर वो ये है कि जनाब पाबंदियां खत्म होने के बाद यानी कोविड पाबंदियां खत्म होने के बावजूद भी देही इलाकों के अंदर रह रहे मजदूर शहर का रुख नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो पूरे मुल्क के अंदर फ्लैगशिप वेलफेयर के तौर पर शुरू की गई है, इसका खासा असर दूर दराज इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। 60 मिलियन लोगों को काम फराहम करने में यह स्कीम कामयाब हुई है। कल हमने आपको बताया था इस स्कीम के अंदर फंड्स नहीं है और जब हम इसको और खंगाले तो पता लगा कि 60 मिलियन लोगों को रोजगार के वसाइल जो है पैदा हुए मनरेगा से और ये जो गारंटीड प्रोग्राम है इसकी वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जनाब अभी गांव में ही रहे क्योंकि रोजगार की जमानत वहां पर मिल रही है, शहर की ओर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए शहरी इलाकों के अंदर बहुत कम लेबर क्लास जो है वो देखने को मिल रही है। ये डिटेल जो है वो सरकारी तौर पर जारी किए गए हैं और सेंटर की जो गाइडलाइंस इस पूरे मामले पर थी उसके तहत तकरीबन 99.63% जितनी भी स्कीम्स चलाई गई है उसमें 99.63% जॉब ओरिएंटेड थी, यानी मजदूर था या किसी न किसी तरीके से लोगों को रोजगार मिले और वही वजह है कि जो हाईएस्ट बजट एलोकेशन मनरेगा के अंदर थी उसमें मनफी में वो चला गया। और कल हमने आपको बताया कि किस तरीके हजारों करोड़ रुपया अभी भी वाजिबुल अदा है क्योंकि सरकार ने काम करवाया, बहुत सारे लोगों के पैसे अभी भी नहीं मिले, लेकिन जिन लोगों ने काम किया उन्हें यह उम्मीद है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के तहत उन्हें भी पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं। तो अब सरकार का यह मानना है कि विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बजट एलोकेशन को दोबारा से देखा जा रहा है और बहुत जल्द मनरेगा स्कीम के लिए पूरे मुल्क के अंदर पैसा जो है वो दिया जाएगा क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी इसके साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। चलिए जी, जहां हम आपको बात बता रहे हैं जी दिल्ली के मनरेगा की, वहीं पर जरा आप बात जम्मू कश्मीर की भी बताते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों पर जब आते हैं
तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करेंगे। वो स्कीम है जो मरकजी इमदाद से चलती है, जहां पर सबसे बड़ा फंड जो है वो मरकज से आता है, या 100% फंडिंग जो है वो मरकज से आती है। मरकजी मामलत वाली स्कीमों में फंड्स की अदम दस्तियाबी को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर माना जाता है कि 25 महकमों में 10% से कम फंड्स किए गए हैं। हासिल ये ज़राए के हवाले से खबर है, कोविड पाबंदियों की वजह से स्कीमों में नहीं लाई गई हैं। सूरत जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मनरेगा स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में जो काम किया जा रहा है, उसमें तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर माना जाता है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें भी फंड्स वागुजार नहीं किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ठेकेदार है उनकी जो वाजिबुल अदा रकूमात है, एक बड़ी रकूमात है जो अभी तक जो है वागुजार नहीं हुई है। मुख्तलिफ सवालात भी इस पर उठ रहे हैं। 22 के फिगर सामने आए हैं। ज़राया से मालूम पड़ा है कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें बापत इस साल 21-22 के अंदर लेस देन 10% ऑफ फंड्स जो है वो ले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 10% से कम फंड्स लिए हैं साल 2021-22 के दौरान मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों में। अक्टूबर 27 तारीख के जो आंकड़े सामने आए हैं, जो डिटेल सामने आई है, कमोबेश 25 महकमे यूनियन टेरिटरी के ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1,08,9 करोड़ रुपया लिया है, जिसका मतलब लेस देन 10% ऑफ CCS एलोकेशन, यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों पर एलोकेशन थी 18,557 करोड़ रुपए की बापत साल 2021-22, उसमें सिर्फ 1,08,009 करोड़ रुपया लिया गया। दैट मीन लेस देन 10%। एक बात तो ये याद रखिएगा। हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करेंगे, वो आपको जरूर समझाएंगे कि पूरी खबर है क्या। और दूसरी बात जो है, जम्मू कश्मीर सरकार जहां एक तरफ से ये है, वहीं पर जो 10% फंड्स लिए हैं बजटरी एलोकेशन के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर, उसमें अभी भी माना जा रहा कि जनाब अभी भी चंद माह हमारे हाथ में है, इसमें बेहतरी आ सकती है। ये सरकारी तौर पर माना जा रहा है, जो हमारे ज़राया बता रहे हैं। लेकिन जो 25 महकमे हैं जिनमें जल शक्ति है, जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जल जीवन मिशन उन्हें चलाना है, यानी हर घर नल से जोड़ना, उसके लिए पैसा होना चाहिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अलहदा तौर पर एक बड़ा महकमा है। रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी चलती हैं जी। फिर पावर डेवलपमेंट, आपको पता है कि कितना बड़ा महकमा है जी। सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नॉट रिसीव्ड एनी फंड। याद रखिएगा, 25 महकमों में ये जो 2-3 महकमे मैंने आपके सामने गिनवाए, इन्होंने कोई भी फंड अंडर CSS नहीं लिया 27 अक्टूबर को। उस 27 अक्टूबर तक, हो सकता है अब लिया हो, हमारे पास जो ज़राए से खबर है वो 27 अक्टूबर तक की है कि 25 डिपार्टमेंटों में, जिनमें जल शक्ति है, जिनमें जनाब जल जीवन मिशन है, जिनमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, रिलीफ रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सिविल एविएशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने CSS स्कीम के तहत 27 अक्टूबर तक एक भी पैसा नहीं लिया है। यह भी याद रखिएगा। अब जब आप बड़े बाबुओं से बात करते हैं, पावर कॉरिडोर में बैठे लोगों से बात करते हैं, तो उनका मानना है कि जनाब जो सख्त तरीन कोविड सेकेंड की लहर आई अप्रैल के अंदर, उसकी वजह से ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का मामला जो है वो बिगड़ गया, काम हो नहीं पाया। लेकिन जो ज़राया हमें बता रहे हैं, उनका मानना ये है कि जनाब टेंडरिंग तो की गई, लेकिन जिस तरीके की टेंडरिंग की गई उस टेंडर पर किसी ने काम किया नहीं। ऑनलाइन टेंडरिंग का था, और कश्मीर में आए दिन जो सूरत हाल है उसको लेकर बाहर से कोई आया नहीं, ये एक बड़ी वजह है। और बजट एस्टिमेट और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के जब बजट एलोकेशंस को आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सरकारी दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं शराब साबित हो रहे हैं। 27 अक्टूबर की जो एदाद शुमार पावर कॉरिडोर के अंदर, हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़े वादे कि जनाब तरक्याती मंसूबों में रफ्तार होगी, हर जगह पर तरक्की होगी, स्मार्ट सिटियां बनेंगी और तरह तरह के और बातें किए गई। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करते हैं। 27 अक्टूबर तक जो ज़राया से हमारे पास खबर है वो ये है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर सिर्फ 10% रकम ही ली गई है।
क्या ये हमारे सिस्टम की कमी है, खामी है, या वाकई तौर पर कोविड सेकेंड लहर ने इतनी ज्यादा परेशानी की कि कोई काम ही नहीं हो पाया? और जब मैं रेस्ट ऑफ द इंडिया में देखता हूं तो यही स्कीमें 30%, 70%, 80 और 90% तक भी चली गई हैं। बिल्कुल गौहर, चूंकि 10% का जो इसमें शेयर है अभी तक हासिल हो जाना, तो इसका यही मतलब है कि लगभग 8 से 9 महीने हो गए कि अभी तक जो जम्मू कश्मीर का काम है वो 10% ही हुआ होगा। और बेशतर इसमें यह भी देखा गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अहमियत के हामिल है, जिसमें अभी भी कोई भी सेंट्रल फंडिंग जो है उसमें नहीं हुई है। जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी उसमें कोई फंडिंग नहीं हुई है। हाँ, हेल्थ को छोड़कर बाकी कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स को छोड़कर अगरचे उसमें कुछ फंडिंग्स आई है, लेकिन इसमें जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी खासा जिम्मेदार कहा जा सकता है, क्योंकि जल शक्ति महकमा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक लेआउट है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा आउटले है आपका, और उसमें भी 100 करोड़ के आसपास पैसा है जिसे अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर यहां पर टेंडरिंग का था और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी फर्म्स को देते थे या टेंडरों के टुकड़े करते थे, जब उस पर पाबंदी आ गई तो फिर वो काम भी नहीं हो पाया है। और जो बाकी नेशनल लेवल की जो बिडिंग हुई थी और उसमें जो बाहर की जो ठेकेदार है या जितनी भी कंपनीज है, तो उन्होंने भी जो अभी तक हमें ऑफिशियल डेटा इस हवाले से मिल रहा है जरा के हवाले से, वो यही है कि उन्होंने भी उसमें इधर उधर करके इस काम को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, वो रुक गया। और इसमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है ये बार बार ये कह नहीं सकती है कि कोविड का दूसरा फेज चल रहा था, लेकिन आज तो नहीं चल रहा है ना। जब ये दूसरी वेव थी, माह जून से लेकर अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जो कुछ भी गवर्नमेंट ने करना होता है वो स्मूथली कर रहे हैं। और प्राइवेटली भी जब हम देखते हैं तो हर कोई जिसको जो काम करना होता है वो कर लेता है। जहां जहां पर अभी थोड़ा थोड़ा सा काम हो रहा है, जब वहां पर कोविड की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जब वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो बाकी मानदा कामों में क्यों? तो ये जरूरी है कि लॉजिक बन गया सरकार या उसकी एजेंसीज या उनके अफसरान के लिए। अदरवाइज जमीनी स्तर पर अभी काम करने की गुंजाइश थी लेकिन नहीं हो पाएगी। लेकिन अब विंटर आ गया है, अब कुछ महीने आपके और बच गए हैं, क्योंकि ये अभी भी 4-5 महीने का वक्त है। और इसमें अब विंटर आ गया, माइनस में टेम्परेचर चलेगा, बर्फबारी होगी, ठंड होगी, तो उसमें कितना काम हो जाएगा ये हम भी जानते हैं, आवाम भी जानती है और सरकार भी जानती है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, बड़ी खबर ये कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के अंदर जो बजट एलोकेशन है, उस बजट एलोकेशन का फिलहाल 27 अक्टूबर तक सिर्फ 10% इस्तेमाल किया गया, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा महकमों के अंदर। और क्या वजूहत है वो थोड़ी सी हमने बात की है, लेकिन पावर कॉरिडोर के अंदर लोगों का मानना है कि जनाब अब रफ्तार पकड़ेगा जी मामला, अब हमारे पास 2-3 महीने और देखिए किस तरीके से ये पूरा पैसा जो है वो खत्म होता है। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब फंडिंग की और जो स्कीमें चल रही हैं इस हवाले से। अब जरा बढ़ते हैं आगे, अब जरा बात एयर स्पेस की करते हैं, क्योंकि आपको याद है श्रीनगर के अंदर गुज़श्ता दिनों जब होम मिनिस्टर साहब थे तो एक बड़ा फैसला लिया गया, शारजा के लिए, दुबई के लिए जहाज रवाना किया गया और कहा गया कि जनाब अब ये इकोनॉमिकली भी सस्ता पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। उमर साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए यह मामला जो है वो पाकिस्तान की नीयत के साथ जुड़ा हुआ है, कब तक वो चलने देगा। हमने लास्ट टाइम कोशिश की थी, बाद में चला नहीं क्योंकि पाकिस्तान ने एयर स्पेस दी नहीं। लेकिन इस बार की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस खोल दी है भारत के लिए, और ये बाज़ाब्ता तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो पाकिस्तान का है उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि जो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बड़ी तब्दीली मानी जा रही है जी। तब से जब पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हुए, उसके बाद 370 और 35A ने और ज़्यादा कशीदगी दोनों मुल्कों के बीच पैदा की। लेकिन इन कशीदगियों के बीच माना जा रहा है कि तीसरा मुल्क भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, चाहे वो अरब दुनिया को आप मान लें। और यही वजह है कि दोनों मुल्कों के में DGMO लेवल की बातचीत हुई है और उस बातचीत का एक अच्छा नतीजा हमने 8 महीनों के दौरान देख लिया बॉर्डर पर। और फिर अब आने वाले दिनों में कौमी सलामती के मुशीर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अफगानिस्तान को लेकर है, और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर आ रहे हैं
और फिर पार्लियामेंट के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन आ रहे हैं। ये जो बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा दे रहे थे कि हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारी बेहतरी जो है वो दोनों मुल्कों के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान के थिंक टैंक इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? अब्दुल बासित एक ऐसा नाम है जो सफीर रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं जो भारत के अंदर, और पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल, माजी की सूरत हाल को गहराई से समझते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल सिचुएशन पर एक बेबाक अंदाज में बात भी करते हैं। गुज़श्ते दिनों आपको याद होगा कि हमने आपको दिखाया था कि जब MOU साइन हुआ था दुबई की फर्म के साथ, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, कहते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, ये बड़ी जीत है मोदी की। लेकिन अब की बार वो इस पूरे फैसले पर इमरान खान को कहां पर खड़े कर रहे हैं, देख लीजिएगा अब्दुल बासित। ये प्रेशर यूएई की तरफ से आया, वहां से बिल्ड हुआ, या हमें डायरेक्ट ऑब्वियसली भारत ने चूंकि लाइन है तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमें की होगी, और अब प्रेशर कहां से बिल्ड हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप सबको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने तकरीबन 3 माह अपनी जो एयर स्पेस थी वो तमाम इंडियन कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी थी, और ये बड़ा अच्छा इकदाम था और उससे बड़ा फर्क पड़ रहा था। क्योंकि अभी भी अगर आप इस फ्लाइट को इजाजत न दें कि पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होकर यूएई जाए, तो फिर ये इकोनॉमिकली नहीं रहती, कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं रहती, और इसका ऑपरेट करना इसको तकरीबन नामुमकिन सही हो जाता। लेकिन अब हमने इजाज़त दी है तो कुछ उसकी वजूहात तो होनी चाहिए, और अवाम को ये बताना चाहिए कि हमने क्यों ये इजाज़त दी है। क्योंकि कश्मीरियों में भी एक एम्बिवेलेंस है और पाकिस्तानियों में भी एक तशवीश सी पाई जाती है कि क्यों कर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इस सूरत हाल को बदलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी जो पिछले 2019 से पहले भी, लेकिन जो हमारी सफारतकारी में एग्रेशन नहीं है बदकिस्मती के साथ कश्मीर को लेकर, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें कुछ अब संजीदा होकर सोचना चाहिए था। जो इस मुकदमे के बारे में जानते हैं, इस तनाज़े के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ मशवरा कर लें। यार, हुकूमत पाकिस्तान क्यों इतनी अपॉलोजेटिक होकर बैठ गई है? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजूहात हैं। अवाम का ये हक है, पाकिस्तानियों का और कश्मीरियों का, कि वो जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिसी है आपकी। सिर्फ बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क़ौम मुत्तहिदा में जाके बड़ी जोरदार तकरीरें भी कराते हैं, लेकिन जो आपके एक्शंस हैं उससे तो हमें महसूस नहीं होता कि कश्मीर के बारे में आप कोई संजीदा हैं इसको तनाज़े को हल करवाने में। तो खुदारा और कश्मीरी बड़े बेचैन हैं, कश्मीरियों को भी इस बात की कोई खुशी नहीं हो रही, वो भी बड़े परेशान हैं इस सारे मामले से। लेकिन भारत अब शारजाह श्रीनगर के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया, अब कुछ और एयरलाइंस भी शामिल हो जाएंगी और पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल होती रहेगी। अल्लाह अपना करम करे। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आएंगे तो खबरों के सफर को रखेंगे जारी और आपको मजीद चीजें बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बदलते बदल रहे हैं।